वेलकम बैक टू चैनल स्टडी सेल। आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे हमारे उनको डिस्कस करेंगे। और जो यूनिट आज डिस्कशन के लिए है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्या करना है यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ज़्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। आपसे क्या पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि जो करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है किसका, जिस साल्ट का पूछा है। जो जिस साल्ट होता है अगर उसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो वो कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर उसकी क्या रहती है, ज्योमेट्री रहती है। कैसे ज्योमेट्री रहती है, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही देखना हमें, जो हमारे पास जिस साल्ट होगा वो स्क्वायर प्लेनर होगा और उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, यहाँ तक बात हमें समझ आती है। तो इन सभी में हम कंक्लूड कर देते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए में देखते हैं क्या यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है हमारा। हाँ, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ बात करते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे हैं तो क्या यहाँ हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ दो तो हमें क्लोरीन के यहाँ क्या दिखाई दे रहे हैं, आपको एटम्स दिखाई दे रहे हैं, और बाकी ये क्या है हमारे पास इथीन मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी 3 दिखाई दे रहे हैं और 2 हमारे पास क्या है, हैप्टिसिटी। N2 से मतलब क्या होता है हमारे पास कि कैसे उसने कंबाइन किया है। ठीक है, हैप्टिसिटी, हैप्टिसिटी। ठीक है, कैसे उसने क्या किया, वहाँ अटैच हुआ है किसी हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर दिखाया है 3 क्लोरीन और 2 हैप्टिसिटी के साथ यहाँ पर दिखाया है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, हमारे पास जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है हमारे पास, ए है। कौन सा है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ए है। अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, प्लेटिनम 3 तो क्या है हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन है, इस तरीके से दिखा सकते हैं, और एक हमारे पास क्या है, इथीन मॉलिक्यूल है। इस तरीके से ऐसे बॉन्डिंग यहाँ पर हमें दिखाई गई है, और जो पूरा चार्ज है इस तरीके से शो किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर है। जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स साल्ट है उनके स्ट्रक्चर्स को किसने प्रपोज किया था, क्या बर्जीलियस ने प्रपोज किया था, नहीं, वर्नर ने प्रपोज किया था, हाँ, राउल्टला का यहाँ कोई जिक्र नहीं है, और फेरेडे भी यहाँ पर कोई आंसर यहाँ नहीं बनता है। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वो हमारे पास क्या है, बी है। उसके बाद आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। आपसे ये पूछा है कि वाइट प्रेसिपिटेट एक्वस सॉल्यूशन में अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन होती है तो कौन सा कंपाउंड यहाँ दे सकता है। यानी कि अगर हमारे पास क्या है, कोई भी कंपाउंड है, जैसे लेट सपोज ए है, और उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाते हैं। ठीक है, AgNO3। आपको पता है कि जो ये बाहर प्रेसिपिटेट मिलने वाले हैं वो किसके मिलेंगे, AgCl के मिलेंगे, तभी हमें क्या मिलता है, वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि इस रिएक्शन को होने के लिए जो हमारे पास क्या है, ए कोई भी यहाँ कॉम्प्लेक्स साल्ट है उसके पास क्या होना ज़रूरी है, उसके पास Cl जो है वो बाहर होना ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के। तो यहाँ पर कौन बाहर है, NO2। तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर कुछ बाहर है ही नहीं तो ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। इसमें भी कोई भी चीज़ बाहर नहीं है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, क्लोरीन यहाँ पर आपको बाहर दिखाई दे रही है, तो यही डी हमारा क्या रहेगा यहाँ पर आंसर रहने वाला। तो इसके लिए थर्ड जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके लिए आंसर क्या रहने वाला है, और डी रहेगा, राइट। उसके बाद फोर्थ की बात करते हैं। आपसे पूछा है करेक्ट नोमेनक्लेचर बताना है आपको। आपके पास क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आप देख रहे हैं इसमें दिखा फेरोसोफेरिक साइनाइड। तो इस तरीके का तो नाम हमारे पास कॉम्प्लेक्स साल्ट का होता ही नहीं। यहाँ पर देखिए फेरिक, फेरस, हेक्सासाइनेट, तो यहाँ भी इस तरीके से नहीं हो सकता। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है उसका कैटायन पार्ट लिखते हैं, देन उसके बाद क्या लिखते हैं, हम उसका एनायन पार्ट लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। तो कैटायन पार्ट कौन सा है, यहाँ पर आयरन है कैटायन पार्ट, तो हमने आयरन लिखा। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास यहाँ पर, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एनायन पार्ट को सोल्व करते हैं, जो हमारे पास क्या है यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर की फॉर्म में।
तो और कितने साइन है हमारे पास यहाँ पर, साइनाइड ग्रुप यहाँ 6, तो हेक्सासाइनोफेरेट। और जो अगर इसका क्या निकालते हैं हम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं आयरन की, तो वो कितना निकल के आती है, 3 निकल के आती है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो यहाँ पर रहने वाला वो सी रहने वाला है। बाकी तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव है उनकी ऑप्शंस देख के भी इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, हम सोल्व कर सकते हैं। और जो आप क्या देख रहे हैं, ऑप्शन ही देख रहे हो, कहीं ज़्यादातर हद तक क्या दिखाई दे रही है आपको, गलत ही दिखाई दे रही है। तो आंसर काफ़ी हद तक आप ऑप्शंस को देख के भी क्या कर सकते हैं, अपना ठीक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। ओके, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं हमारे पास। 5th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 5th हमारे पास यहाँ पर है। 5th में क्या पूछा गया आपसे कि ऐसा आपको क्या बताना है, मेटल बताना है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। अगर यहाँ पर सोल्व करते हैं हम, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को सोल्व करते हैं हम, पहले प्लेटिनम की कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। और अमोनिया यहाँ कोई कंट्रीब्यूट करता ही नहीं, तो 0 रहेगी। और जो हमारे पास क्लोरीन है वो कितने हमारे पास, 2 क्लोरीन है, तो 2। और जो क्लोरीन के ऊपर चार्ज रहता है वो कितना रहता है, -1 रहता है। और ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है, 0 है। तो सोल्व करेंगे तो यहाँ कितनी वैल्यू निकल के आएगी, +2 निकल के आती है। यहाँ कितनी निकल के आई है, +2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, सी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। अगेन यहाँ पर कितनी मानते हैं, x मान लेते हैं। अमोनिया कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्लोरीन कितने हमारे पास यहाँ पर, 3 दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना। ओके, 3। और एक क्लोरीन के ऊपर कितना होगा, -1। कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज है नहीं है। सोल्व करने पर आपको मिलता है कितना, +3, राइट। इसके केस में कितना हो जाएगा हमारे पास, +3। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, 0 निकालना है हमें। तो ये हमने किसके लिए किया, ए ऑप्शन के लिए सोल्व किया, ये सी ऑप्शन के लिए सोल्व किया। अब डी ऑप्शन की बात करते हैं। डी ऑप्शन में भी x मानते हैं, और 2 हमारे पास क्या है, साइनो ग्रुप है, ठीक है। और एक साइनो ग्रुप के ऊपर हमें पता है -1 होता है। ओके, और 2 क्लोरीन आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, अगेन 2 -1, कोई चार्ज दिखाई दे रहा है कॉम्प्लेक्स के ऊपर नहीं, 0। सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, +4। ठीक है, इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो अब हमारे पास आंसर कौन बचता है, बी ही आंसर बनता है, और यही क्या हमारे पास यहाँ आंसर रहने वाला है। अदरवाइज आप उसको चेक भी कर सकते हैं, बी के केस में x कार्बोनाइल पे कोई चार्ज होता ही नहीं, +0, कोई भी चार्ज दिखाई नहीं दे रहा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो 5th हमारा क्वेश्चन हम उसको क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। उसके बाद 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको ये पता करना है कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन किसकी होगी। तो मैंने जैसे कि हमेशा आपको बताया है कि आप ऑप्शन देख के भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ कितने साइनाइड ग्रुप दिखा रखे हैं आपको, 6 साइनाइड ग्रुप दिखा रहे हैं, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 DsP2 तो हो ही नहीं सकती, या तो क्या हो सकती है sp3d2, या फिर क्या हो सकती है d2sp3, यानी कि ये आंसर तो हमारे पास यहाँ है ही नहीं। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ भी कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पर, 6 है। तो यहाँ पर क्या हो सकती है sp3d2 या d2sp3। मैं ज़्यादा सोल्व नहीं करवा रहा, इसीलिए इसको सोल्व नहीं करवा रहे, क्योंकि देखिए ऑप्शन से ही देख के कैसे आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं ना। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, यानी कि जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहता है हमारे पास, 4 रहता है, वही क्या शो कर सकते हैं, या तो वो शो करेंगे sp3, ठीक है, या वो क्या शो कर सकते हैं DsP2। यानी कि 2 ऑप्शन, इनकी 50-50 का मैच हो चुका है। ऐसे ही अगर आप कोई भी आंसर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हद तक क्या होता है, आपका गलती होने के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। सी को सोल्व करते हैं, हमारे पास क्या है, जिंक NH3 4+2। इसके केस में हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। आपको अच्छे से पता है कि जो जिंक होता है हमारे पास, उसका एटॉमिक नंबर कितना रहता है, 30। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी हमारे पास यहाँ, 3D10 4s2। ओके, और जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। तो क्या रहेगी यहाँ हमारे पास 3D10 4s0। ठीक है, इसका ऑर्बिटल व्यू देख लेते हैं इस तरीके से, 10 हो चुके हैं हमारे पास यहाँ
इसे फिल कर देते हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये क्या हमारे पास S 4S। ओके, उसके 4S के बाद कौन आएगा? 4P आएगा, है ना। ये रहा हमारे पास 4P, ये 3D। तो जो हमारे पास क्या होगा, NH3 यहाँ लिगेंड है, कितने? चार लिगेंड्स आ रहे हैं, NH3 NH3 NH3। तो वो अपने जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ डोनेट करेंगे? S में, P में, P में, P में। तो यहाँ कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी हमारे पास? sp3। और जो ज्योमेट्री रहेगी वो क्या रहेगी हमारे पास यहाँ? वो रहेगी टेट्राहेड्रल। क्या रहेगी? टेट्राहेड्रल। तो अगर हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ये कौन सी हमारे पास टेट्राहेड्रल है और sp3 है, तो अगेन हमारा आंसर कौन बन जाएगा? बी हमारे पास यहाँ आंसर बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पर? बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चाहे तो हम सी ऑप्शन बी को सोल्व भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब हमने क्या किया है, एलिमिनेशन मेथड से इसको क्या कर लिया है, इजीली सोल्व आउट कर लिया है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं VBT, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं और उसकी ज्योमेट्री को भी क्या कर सकते हैं, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है हमें? क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि आपको ये बताना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स एंटी कैंसर एजेंट का काम करता है। तो हमें अच्छे से पता है, सिस्प्लेटिन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सिस्प्लेटिन। थ्योरेटिकल आंसर है, तो हमें आसानी से पता है जो सिस्प्लेटिन होता है हमारे पास वो क्या होता है? सिस, देखो यहाँ 2 जगह सिस लिखा है, ये तो बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो सिस्प्लेटिन होता है उसमें हमारे पास ब्रोमीन नहीं होता, तो यानी कि ये वाला आंसर जो सी है वो भी क्या हो चुका है हमारा? रॉन्ग हो चुका है। तो आंसर बी क्या रहेगा हमारा यहाँ पर? करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे अगेन पूछा है कि जो आयरन है यहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी। तो आपको पता है जो कार्बोनाइल होता है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ज़ीरो चार्ज होता है। तो एक्स मानेंगे किसके लिए? आयरन के लिए। +3 कोई चार्ज नहीं है, ज़ीरो। मेटल पे कोई आपको कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज दिखाई दे रहा है? कोई चार्ज नहीं, तो ज़ीरो। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ज़ीरो। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, अब बात करते हैं आगे, कुछ और हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है हमारे पास? RMgX, राइट। तो ये पूछा है कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, डबल साल्ट है या फिर न्यूट्रल कंपाउंड है। तो जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है RMgX है वो हमारे पास क्या? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, यानी कि ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है आपको कि जो मोहर साल्ट है वो कॉम्प्लेक्स साल्ट है, न्यूट्रल साल्ट है, रिएजेंट है या डबल साल्ट है। तो रिएजेंट होने का कोई मतलब ही नहीं, न्यूट्रल साल्ट होने का कोई मतलब ही नहीं। ये क्या है? 2 साल्ट से मिलके आपका मोहर साल्ट बना हुआ है। क्या है दोनों साल्ट? क्या है? एक तो आपका फेरस सल्फेट है और दूसरा कौन सा है? अमोनियम सल्फेट है। इन दोनों से जुड़ के हमारा जो ये मोहर साल्ट तैयार होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? एक डबल साल्ट है। ये क्या रहेगा हमारा? एक डबल साल्ट रहेगा। डबल साल्ट वो होता है जिसको आप क्या करते हो, अगर पानी में क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, तो ये क्या होता है, कैटायंस में और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाता है। यानी कि आपको ऐसे Fe+2 अलग से आयंस मिल जाएंगे, ठीक है। अमोनियम के आयंस ऐसे अलग से मिल जाएंगे, सल्फेट के आयन अलग से मिल जाएंगे। इस तरीके से ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में टूट जाता है, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? डबल साल्ट्स बोलते हैं। तो इस तरीके से जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको क्या करते हैं हम यहाँ फिनिश करते हैं। अब कुछ और हमारे पास क्या फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन है, तो उनको और डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस में हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए रिपीटेड है, सिस्प्लेटिन के बारे में बोला है। तो वो किसकी तरह काम करता है? वो हमारा एंटी कैंसर है। कैसा है? एंटी
कैंसर, है ना। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो ये हमारा क्या है, आंसर नंबर 1। तो हेमोग्लोबिन के बारे में पूछा है। हेमोग्लोबिन कैसा होता है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स होता है। कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है। जो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है वो किस किस में पाई जाती है, ज्योमेट्रिकल, इनकी सिस और ट्रांस के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सी होती है, सिस और ट्रांस के बारे में बात कर रहा है। तो वो किस किस में पाई जाती है, वो हमारे स्क्वायर प्लेनर में पाई जाती है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, और जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके अंदर ये जो आइसोमेरिज्म है वो आसानी से देखी जा सकती है। तो थर्ड का आंसर ये रहेगा। फोर्थ पूछा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स में। तो साफ साफ ऑक्सीडेशन स्टेट के क्वेश्चन कर चुके हैं, डायरेक्ट आंसर पता है इसका क्या होगा, 0 ही साफ साफ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है फिफ्थ में पूछा है आपसे डाई इथाइल जिंक, जैसे RMGX की बात कर रखी है, इसको क्या मान सकते हैं, ये हमारा एल्काइल ही तो है ना, 2 बार एल्काइल यानी कि R2 और जिंक लिखा है, ठीक है। तो ये किस किस तरह का एग्जाम्पल है, अभी बात की है किस तरीके का एग्जाम्पल है, ये हमारा एग्जाम्पल है ऑर्गेनोमेटेलिक्स का। कैसा है, ऑर्गेनो, जिनकी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें, और एक मेटल है ऑर्गेनोमेटेलिक, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है आपसे IUPAC नेम पूछ रहा है। IUPAC नेम बता देंगे आसानी से। सबसे पहले कैटायन पार्ट लिखेंगे, तो कैटायन पार्ट के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर पोटेशियम, क्या रहेगा, पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, जो हमारे पास यहाँ लिगेंड्स दिए गए कितने हैं, 6 हैं, तो 6 के लिए हेक्सा साइनो, ठीक है। अब ये किस तरीके का कॉम्प्लेक्स हमें दिया गया है, तो जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए आयरन को आयरन ना लिख के हम क्या लिखते हैं, फेरेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फेरेट। देन उसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के आता है हमारे पास, 2, ठीक है। तो इस तरीके से इसका नाम रहेगा। 7th पूछा है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है किसमें, कोबाल्ट और EDTA के साथ उसने कॉम्प्लेक्स बनाया। तो जो कोबाल्ट है यहाँ पर वो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर शो करने वाला है, ओके। तो नेक्स्ट और कुछ हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, उनको भी देख लेते हैं क्या है वो, ठीक है। तो ये और है हमारे पास कुछ, इनको और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 8th आपसे पूछा है फॉर्मूला बनाना आपको, डाई ब्रोमो क्लोरो ट्राई एक्वा क्रोमियम, ठीक है। तो 2 बार ब्रोमीन लगानी है, ये हमने 2 बार ब्रोमीन लगाई, फिर क्लोरीन लगाई, ये क्लोरीन है हमारे पास। देन हमारे पास क्या है, वाटर है, यानी कि वाटर लगाया, H2O कितनी बार है, 3 टाइम्स। देन हमने क्या लगाया, क्रोमियम, ये क्रोमियम लगा दिया, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स को क्या कर दिया हमने, तैयार कर दिया, ठीक है। उसके बाद पूछा है जो COFe6-3 है वो किस तरह का हमारे पास क्या है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है। स्पिन के बारे में बात कर रहा है। स्पिन क्या होता है हमारे पास, स्पिन को हम 2 तरीके से बता सकते हैं, या तो हमारे पास क्या होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, या क्या होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या मतलब होता है, इनसे मतलब होता है हमारा, हम निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के अकॉर्डिंग। कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। अगर मैग्नेटिक मोमेंट हमारा क्या है, हाई है, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। मैग्नेटिक मोमेंट क्या अगर हमारे पास लो है, तो वो कैसा हो जाता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और इनको डिसाइड कौन करता है, किसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट आता है, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतने ही क्या होंगे हमारे पास, मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा, और मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसको सोल्व कर सकते हैं किसके बिहाफ पे, ऑन द बिहाफ ऑफ VBT। तो देखिए सोल्व ही कर लेते हैं इसको, ताकि आपको ये पूरा क्वेश्चन आसानी से समझ में आए, ठीक है। कोबाल्ट आपको पता है 27, कॉन्फ़िगरेशन की बात करते कितनी होगी, 3D7 4s2, और कोबाल्ट की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3।
राइट। तो कितना बचेगा यहाँ पर 3d6 4s2 4s0 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं ऑर्बिटल्स, 3D की ऑर्बिटल्स बना दिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये हमारे पास क्या है 4s, ये 3D। 4s के बाद कौन होगा 4p, ये 4p। 4p के बाद कौन होगा 4d। तो फ्लोरीन आएंगे, तो फ्लोरीन जो आते हैं हमारे पास लिगेंड्स हैं वो 6 आएंगे इस तरीके से 3 4 5 6। तो ये क्या है, जो फ्लोरीन है वो वीक फील्ड लिगेंड है, वो अपने यहाँ एस में पी में अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा डोनेट करेगा, और जिससे जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगी क्या होगी sp3d2। क्यों, क्योंकि ये क्या है, जो फ्लोरीन है वो वीक फील्ड लिगेंड है। वो कैसा है वीक फील्ड लिगेंड, वो पेयरिंग नहीं करवाता। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, एन की वैल्यू कितना है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो 4 है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा हाई रहेगा, जिसको हम निकाल भी सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला भी है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, क्या हुआ रूट में n इंटू n+2। ठीक है, बोहर मैग्नेटोन। एन की वैल्यू आपको पता है कितनी है 4, पुट करिए यहाँ पर वैल्यू, आप आसानी से मैग्नेटिक मोमेंट निकाल पाएंगे। कितना आ जाएगा √24, राइट। ठीक है, तो यहाँ हमें यह बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, आपको बताना है जो एंटी नोकिंग ऑर्गेनोमेटेलिक सब्सटेंस जो ऐड किया जाता है पेट्रोल में, तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास, वो रहता है टेट्राइथाइल लेड। वो कौन सा रहता है टेट्रा इथाइल लेड, हमारे पास उसका फॉर्मूला रहता है। ठीक है, लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, EDTA किस तरीके का लिगेंड है, वो हमारे पास है हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट हमारे पास क्या लिगेंड है। नेक्स्ट पूछा है आपसे एग्जाम्पल ऑफ हेक्साडेंटेट लिगेंड, तो अगेन हमें पता ही है, क्वेश्चन ऊपर हो ही चुका है, वो क्या रहेगा हमारे पास EDTA। क्या रहेगा EDTA, यहाँ पर आंसर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने के लिए हमारे पास क्या मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में क्वेश्चन को दिया गया। आपसे पूछा कि बाइडेंटेट हमारे पास कोई लिगेंड है, तो उसका हमें क्या करना है, यहाँ मैच द फॉलोइंग करना है। तो देखिए, जब भी मैच द फॉलोइंग अगर हमें करनी होती है, तो सबसे पहले सारे क्वेश्चंस को आराम से हमें देखना है, क्या उस तरीके का कोई आंसर हो सकता है। कई बार एक क्वेश्चन का ही 2-3 आंसर भी हो सकता है, रोंगली मैच भी हो सकते हैं ना। तो मिलाना है बिल्कुल आराम से, पहले जो हमें आते हैं पहले उनको ढूंढते हैं। देखिए, पहले पूछा न्यूट्रल लिगेंड कौन सा है, तो देखिए इस क्वेश्चन में कहीं पर न्यूट्रल लिगेंड दिखाई दे रहा है, आपको NO2 दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, HCN के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज रहता है ना, तो क्या वो न्यूट्रल लिगेंड हो सकता है, नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास C2O है, यानी कि ये ऑक्जेलिक एसिड की बात कर रहे हैं ना, ऑक्जेलिक एसिड की या ऑक्जेलिक एसिड की, यहाँ ये बात कर रहा है, ऑक्सलेटो की बात कर रहा है ना, अगर लिगेंड की फॉर्म है तो ऑक्सलेटो की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाया CO और न्यूट्रल लिगेंड, तो CO क्या है हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इतनी बात यहाँ हमें समझ में आती है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, तो 2 आंसर हो चुका है। अब देखिए, आपसे पूछा कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है कोबाल्ट का इसके अंदर, तो देखिए कितना कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो ये दिखाई दे रहा है आपको, और 2 ये, यानी कि जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है वो क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो कितना हो गया 6, तो 6 कहीं पे दिखाई दे रहा है, ये रहा 6 है ना, यहाँ आपको 6 दिखाई दे रहा है, तो ये इसका आंसर होगा, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 3। ठीक है, उसके बाद एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है हमारे पास, वो जो क्या करते हैं 2 साइड से अटैक कर सकते हैं, मतलब ये जैसे कि NO2 है, HCN है, वो ऑक्सीजन से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, ये 4। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोम हेलाइड, यानी कि RMGX की बात करें, तो अभी क्वेश्चन आज ही सोल्व किया है। RMGX के हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 7। ठीक है, पहले जो R है पहले उनको करना है, फिर हमारे पास क्या डाई क्लोरो ट्राई अमाइन प्लेटिनम सेकेंड और EDTA। ठीक है, तो EDTA क्या हो सकता है हमारे पास, हमें अच्छे से पता है EDTA क्या एक लिगेंड भी है, EDTA क्या हमारे पास लिगेंड, तो इसका आंसर डाल देते हैं हम यहाँ 9।
और जो ऑक्सीलेटो होता है वो क्या होता है हमारे पास, बाइडेंटेड लिगेंड होता है, उसका आंसर डालते हैं यहाँ पर 1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये 8th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 8th डाइक्लोरो है ना, तो क्लोरीन 2 लगा देते हैं इस तरीके से, और ट्राई अमाइन है हमारे पास है ना, यानी कि NH3 कितना है हमारे पास, 3 है, और उसके बाद है प्लेटिनम सेकंड, यानी कि यहाँ पर ये इस तरीके से होना चाहिए प्लस, अगर कितना होगा 4 होगा तभी +2 आ सकता है ना। लेकिन यहाँ पर मिस्टेक क्या है, इसने ट्राई अमाइन दे रखा हमें, ट्राई अमाइन ना हो गया, यहाँ पर क्या होना चाहिए, डाई अमाइन होना चाहिए, तभी ये क्या होगा हमारे पास सिस और ट्रांस की फॉर्म में क्या हो सकता है, इसको एग्जिस्ट करवा सकते थे। यानी कि आंसर यहाँ क्या मिल जाएगा हमारे पास, 8 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर सब सोल्व हो चुके, क्या 3, 6 और ये कुछ बचते हैं हमारे पास। अब से पूछता है क्या, यहाँ पर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज के बारे में बात करना है, यहाँ पर भी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज के बारे में बात करना है ना। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज बताना है, तो पहले 5th वाले की बात कर लेते हैं। तो यहाँ कितनी होंगी हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज, यहाँ आप देख रहे हैं कोबाल्ट NH3 5 Cl2 और Cl2 ही बाहर दे रखा है, कुछ ना कुछ यहाँ मिस्टेक कर रखी है इन्होंने। देखिए इस तरीके से कितना कोऑर्डिनेशन नंबर दिखा रखा है, यहाँ पर 7 बना रखा है देखो, है ना। तो ये कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स में गड़बड़ी है यहाँ पर। तो 6th वाले की बात कर लेते हैं ना। 6th के अंदर क्या बात करते हैं, 6th में आंसर क्या रहेगा हमारे पास, यहाँ 3 और 6 रहेगा। कितना रहेगा, 3 और 6, यानी कि एनायनिक और कैटायनिक वैलेंसी टोटल तो ये जो हो जाएंगी हमारे पास क्या रहेंगी यहाँ पर, जिनकी बात करें 3 और 6 यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज यहाँ पर रह सकते हैं। तो यानी कि आपको क्वेश्चंस को क्या करना है, पहले अच्छे से इवेलुएट करना है, फिर उसके बाद ही उनका क्या करना है, आपको जवाब करना है। मतलब आँख मीच के आंसर नहीं लगाना है, कोई भी आप टिक लगा सकते हैं, पहले उसको फाइंड आउट करिए कि वही उसका आंसर है या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं। यहाँ आज हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सोल्व किए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, और नेक्स्ट क्लासेस में हम और भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को यहाँ पर लेके आएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और आप क्या कर सकते हैं, जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी क्या है, ग्रुप है हमारा स्टडी सेल के नाम से, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, जो PDF रहती है हमारी, क्या है, कोई भी नोट्स वगैरह, वो उस चैनल के ऊपर आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, आप आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगेगी, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।